हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लाइव लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 10, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे बच्चों। ये जो चैप्टर है अपना आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का। इसमें जितना भी हमारा सीएनएस वाला पार्ट था ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको बोला था क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स हम मिसलेनियस पार्ट में, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक वो मिसलेनियस पार्ट में कवर करेंगे बच्चों, क्योंकि एज सच एनसीईआरटी ने उनको कोर पार्ट के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, कवर ही नहीं करा इन टॉपिक्स को। लेकिन अभी हम डिटेल्ड लेक्चर्स देख रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर्स आपको अलग से मिलते ही हैं बच्चों। तो डिटेल्ड लेक्चर्स में मैं आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर भी वो सारे कंसेप्ट्स बताता हूं जो नीट के अंदर या दूसरे जो एग्जाम्स है जिनमें भी बायोलॉजी आ रही है बच्चों, उनमें आने वाले सारे क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरी होते हैं। इन कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद आप कोई सा भी एग्जाम दें, कहीं पर भी बायोलॉजी ऑप्ट करें, आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो वो सारी चीजें हम लास्ट में कवर करेंगे मिसलेनियस में, जो हमारा कल का लेक्चर रहेगा या उसके बाद का जो एक लास्ट लेक्चर मिसलेनियस लेक्चर हम लेंगे। आज हम सेंसरी ऑर्गन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको छोड़ के बाकी सारा पार्ट हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कवर कर चुके हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में जो डिटेल में आपको एनसीईआरटी ने समझा रखी है, मेजर पार्ट जो है वो है आईबॉल और ईयर। शॉर्ट में आपको टंग के बारे में बता रखा है, थोड़ा सा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के बारे में बता रखा है, और जो सप्लीमेंट है बच्चों उसके अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में भी बात की है, जो यूजुअली आप लोग मिस कर देते हो क्योंकि एनसीईआरटी की मेन बुक में वो चीज मेंशन्ड नहीं है, बट एनसीईआरटी के ही सप्लीमेंट में एक्स्ट्रा एडिशन में मेंशन्ड है बच्चों। तो वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आएंगे, आ सकते हैं। तो वो पार्ट भी मैं आपका कवर करवा दूंगा बच्चों सेंसरी ऑर्गन्स का। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। आज मैं आपको अकोमोडेशन रिफ्लेक्स के बारे में भी बताऊंगा कि भी हम दूर की चीज देखते हैं फिर अचानक पास की चीज देखते हैं। जब हम ये डिस्टेंस चेंज होता है ऑब्जेक्ट्स का, तो हमारी आई उसके अकॉर्डिंग कैसे अडॉप्ट करती है, अपने आप को एडजस्ट करती है, जिसको हम अकोमोडेशन कहते हैं, वो हम देखेंगे। और बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो है मैकेनिज्म ऑफ विजन। ईयर पढ़ने के पहले साथ में कलर ऑफ आई। आप देखते हैं किसी की काली आंख होती है, किसी की भूरे रंग की, किसी की नीली रंग की, यूरोपियन कंट्रीज में ग्रीन कलर की भी आपको मिलेगी बच्चों। तो ये जो डिफरेंट कलर्स हैं आई बॉल के, जो कोर्निया का जो कलर अलग अलग दिखता है बच्चों हमें, ये अलग अलग कलर क्यों दिखता है, ये हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तो आपको मजा आएगा। आज का लेक्चर भी देखें, आज हम पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आई बॉल का। जो कल वाला लेक्चर होगा, कल भी सुबह लाइव लेक्चर है बच्चों हमारा 8 बजे, उसमें हम दो चीजें देखेंगे। कल दो लेक्चर्स हैं एक्चुअली, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का भी है, जेनेटिक्स का जो चैप्टर है बच्चों, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी है। कल इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। तो कल हम मैकेनिज्म ऑफ विजन और ईयर भी पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ के बच्चों, मैं बता दूं मैं एक वर्किंग डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस एमडी दोनों का रखा है बच्चों, एमडी इन एनेस्थीसिया हूँ, और प्रोफेशनली एज डॉक्टर एक्टिव हूँ। खुद का हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, एज कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। तो पैशन है बच्चों, शौक है। राइट फ्रॉम माई एमडी डेज, जब मैं एमडी कर रहा था तब से मैं लगातार नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और 11-12 साल हो गए। नॉट ओनली पढ़ा रहा हूँ, बट मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में लीडिंग पोस्ट पे भी रह चुका हूँ बच्चों। रेजोनेंस में हेड ऑफ बायोलॉजी रह चुका हूँ काफ़ी सालों तक, ई सरल में हेड ऑफ डिवीजन रह चुका हूँ। तो बस कोशिश ये है कि भाई जो मेरा पैशन है पढ़ाने का वो मैं फॉलो कर पाऊँ, प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँ। तो यदि आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, या आप कोई और एग्जाम दे रहे हो, आईसीएआर दे रहे हो बच्चों, आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो कोई सा भी एग्जाम जहां पर भी बायोलॉजी आ रही है, चाहे बायोलॉजी ओलंपियाड हो बच्चों, तो यहाँ पर चैनल पे प्लस हमारी जो बच्चों बायोलॉजी लर्निंग ऐप है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली हमने बायोलॉजी के लिए आपके लिए एक ऐप बनाई है बच्चों, जहां पर आप बायोलॉजी की क्वालिटी लर्निंग कर सकते हैं। क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे बायोलॉजी के, आपको डाउनलोडेबल नोट्स मिलेंगे बच्चों, सारी चीजें वहां मिल जाएगी आपको। दैट इज सोचिंग। इसको डाउनलोड कर लो बच्चों प्ले स्टोर से, और वहां पर अपने आप को सब्सक्राइब कर लो, एनरोल कर लो। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, सोचिंग एजुकेशन बाय डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। और तीसरा, यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं पर्सनली, मुझसे डायरेक्टली डाउट पूछना चाहते हैं बायोलॉजी के, तो आपके पास एक तरीका है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो बच्चों, वहां पर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या पढ़ना है हमें? स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, हैंड ड्रॉन डायग्राम है, खुद ड्रॉ करके लाया हूं आप लोगों के लिए। इसी तरह से मैं सारे नोट्स डिटेल्ड लेक्चर्स के खुद बनाता हूं, और इन नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम और मेहनत एनर्जी वेस्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय टाइम बहुत क्रूशियल है। जो भी नीट 23 दे रहे हैं, टाइम बहुत कम बचा है। आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। कहाँ से करना है बच्चों? सोचिंग ऐप पे जोश और जुनून बैच, जोश 11th वालों का, जुनून 12th और ड्रॉपर्स का। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज हैं जोश और जुनून,
जो जो भी बच्चे इनको सब्सक्राइब कर रखे हैं वो आराम से इनको डाउनलोड कर लेते हैं और डायरेक्टली पढ़ लेते हैं बच्चों, उन्होंने प्रिंट आउट निकाल रखे हैं डाउनलोड करके इनके। ठीक, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। बेटा यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भी कितनी आईबॉल्स होती है, तो वन पेयर ऑफ आईबॉल्स है, सबको पता है, सबकी दो आंखें हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये, तो बच्चों स्कल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर। और जब हम स्कल पढ़ते हैं बच्चों, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज आपको एक मॉडल ला रखा है मैंने यहाँ पर, एक मिनट, चलो। तो ये जो स्कल का मॉडल है बच्चों, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर दो सॉकेट्स हैं, दो छेद हैं, बड़े बड़े होल्स हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। दीज आर बोनी सॉकेट्स जिनमें हमारी आईबॉल्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो वन पेयर ऑफ आईबॉल्स है बच्चों हमारी कहाँ प्रेजेंट है, इन द बोनी सॉकेट्स ऑफ स्कल, और इन बोनी सॉकेट्स को हम कहते हैं ऑर्बिट्स। तो पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक है, स्फेरिकल आईबॉल्स प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट्स ऑफ स्कल, दैट इज ऑर्बिट्स बच्चों। ठीक, अब हमारी जो आईबॉल है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसी से हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं बच्चों, कलर्स को देख रहे हैं, दिन रात को देख रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं। तो क्योंकि ये इतना डेलिकेट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने, ऊपर वाले ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारी चीजें हमें दी है। क्या क्या चीजें दी है बच्चों, आईब्रोज, ऊपर से कोई भी चीज ट्रिकल डाउन करके एकदम से आंखों में नहीं आ पाएगी। फिर आईलिड्स, जो हमारी पलकें हैं बच्चों, आपने देखा होगा अचानक से कोई भी चीज आपको लगती है कि आपकी आंख की तरफ आ रही, तो आपकी पलकें बंद हो जाती है, आईलिड्स बंद हो जाती है, वो आंखों को क्लोज कर देती है ताकि आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं हो। तेज हवा भी आती है तो ऑटोमेटिकली आपकी आईलिड्स रिफ्लेक्सली बंद हो जाती है बच्चों, इनवॉलंटरली। ठीक है, फिर आईलिड्स के ऊपर आईलैशेस, जो बाल हैं बच्चों हमारी पलकों के ऊपर, अगेन ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है। ठीक, फिर बच्चों हमारी आईबॉल का जो एक्सपोज्ड पार्ट है, देखो स्फेरिकल आईबॉल है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, फोर्थ फिफ्थ पार्ट हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 80% पार्ट तो पीछे की तरफ है जो दिख नहीं रहा सामने, है ना। दोनों पलकों के बीच में जो पार्ट हमें दिख रहा है ये ऑलमोस्ट 20% पार्ट ऑफ द आईबॉल है, वन फिफ्थ पार्ट। और ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है जो बाहर दिख रहा है बच्चों, इस एक्सपोज्ड पार्ट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन भी होती है, बहुत पतली सी थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कंजक्टाइवा। ठीक है, बीच का जो काला पार्ट है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया, उसको छोड़ के बाकी का जो बाहर आपको सफेद पार्ट दिख रहा है, उस पूरे सफेद पार्ट के ऊपर आपको कंजक्टाइवा की लेयर भी मिलेगी बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है। ठीक, तो ये तो हो गए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब इन्हीं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स में हम कुछ ग्लैंड्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो अगेन कहीं ना कहीं हमारी आंखों को सेफ गार्ड करने का ही काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आईलिड्स के अंदर बच्चों दो ग्लैंड्स ऐसी है जो ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, जिनके नाम है माइबोमियन ग्लैंड एंड जीज ग्लैंड। ये मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड है, ऑयली सिक्रीशन। इनका मेन काम क्या होता है, एक तो जैसे जो आईलैशेस है, हमारी पलकों पे जो बाल हैं बच्चों, इनको मॉइस्चराइज करके रखना। अब मॉइस्चराइज कैसे करेंगी, ये तो ऑयल सिक्रेट कर रही है, मॉइस्चर कहां से आया भाई, तो बच्चों इनके साथ दो ग्लैंड्स और प्रेजेंट है। एक ग्लैंड कहां होती है, हमारी आंखों के बाहर की कॉर्नर्स की तरफ होती है, जिसको हम कहते हैं लैक्राइमल या टीयर ग्लैंड। अब यहां पर दिमाग की घंटी बजी होगी कि सर जब भी हमें आंसू आते हैं तो आंसू तो जनरली अंदर की तरफ से आते हैं, और आप कह रहे हो कि लैक्राइमल, जिसको हम टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, वो बाहर की तरफ है। तो बेटा एक्चुअली ग्लैंड जो टीयर यानी कि वाटरी सिक्रीशन को प्रोड्यूस कर रही है वो है तो यहां, फिर उससे जो टीयर्स रिलीज होते हैं वो डक्ट के थ्रू होते हैं। तो ग्लैंड यहां है, ग्लैंड की डक्ट आपकी आईलिड्स से होती हुई कहां आएगी, इस कॉर्नर में, इनर कॉर्नर पे, और यहां आकर लैक्राइमल ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है। तो ग्लैंड यहां पर वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, वो लैक्राइमल जो यहां पर डक्ट है बच्चों उससे होती हुई इस कोने पे आएगी, और इसीलिए यहां से आपके फिर आंसू निकलते हैं, क्योंकि ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग इनर कॉर्नर्स ऑफ आई पे है, लेकिन ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, देखिए आपसे पूछे लैक्राइमल या टीयर ग्लैंड कहां है, तो वो बाहर की तरफ है बच्चों प्रेजेंट। आगे बात समझ में। इसी तरह से बच्चों एक और ग्लैंड होती है मोल्स ग्लैंड, वो भी आईलिड्स में प्रेजेंट है, वो भी वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है लाइक टीयर्स। तो ये जो वाटरी सिक्रीशंस हैं, लैक्राइमल ग्लैंड की हम बात करें, मोल्स ग्लैंड की बात करें बच्चों पर, तो इनका काम ये नहीं है कि किसी ने आपके थप्पड़ मारा और आपके आंसू दिखाने के लिए, एक्चुअली वो तो बस हो रहा है ना। मेन काम क्या है इनका, हमारी आंखों को मॉइस्चराइज करके रखना। ऐसा थोड़ी है कि लैक्राइमल ग्लैंड टीयर्स तभी प्रोड्यूस करती है जब आप रोते हो या इमोशनली अनस्टेबल होते हो, ऐसा नहीं है बच्चों। टीयर ग्लैंड यानी कि लैक्राइमल ग्लैंड लगातार मॉइस्चर प्रोड्यूस कर रही है, लगातार टीयर्स प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन सिर्फ इतनी सी रेट में, इतने से अमाउंट में कि जब भी आप आंखों को ब्लिंक करते हो तो वो टीयर्स आपकी आई पे स्प्रेड हो जाते हैं, और वो जो वाटरी सिक्रीशन मॉइस्चर आपकी आईबॉल पे स्प्रेड हुआ है, जो आपकी आईज को ड्राई होने से बचाने के लिए जरूरी है, वो हवा के साथ इवेपोरेट नहीं हो, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके ऊपर एक ऑयली लेयर बना दी जाए।
क्योंकि यदि ऑयल की परत बन जाएगी उसके ऊपर तो पानी इजिली नहीं जाएगा, इवेपोरेट नहीं होगा, लॉस नहीं होगा उसका। अब आ गया होगा समझ में। तो दो ग्लैंड्स तो ऐसी जो वाटर सिक्रेशन मॉइस्चराइज कर रही है, आपके आंखों को मॉइस्चर प्रोड्यूस कर रही है, और उस मॉइस्चर को लॉक करने का काम कौन कर रहा है? ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय जीज एंड माइबोमियन ग्लैंड्स। बच्चों देखो ऊपर वाले ने कितना कॉम्प्लिकेटेड लेकिन कितना सोफिस्टिकेटेड और कितना अच्छा सिस्टम बना रखा है हर चीज का। आगे बात समझ में। होता क्या है, जब आपको कोई थप्पड़ मारता है, आप इमोशनली अनस्टेबल होते हो, बहुत दुखी होते हो, तो उस वक्त आपकी लेक्राइमल ग्लैंड का एक्चुअली सिक्रीशन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेक्राइमल ग्लैंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने पर एक्टिवेट होती है, और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, दुखी हो रहे हो, है ना, तो तब, या बहुत ज्यादा खुश हो, वो भी अपने आप में एक स्ट्रेस है बॉडी के ऊपर। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं स्ट्रेस का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में। एनी एक्टिविटी विच इंक्रीजेस एनर्जी डिमांड ऑफ योर बॉडी, एनर्जी कंजम्पशन इन योर बॉडी। अब वो इमोशनल अनस्टेबिलिटी कैसी भी हो सकती है, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा गम, एक्सरसाइज कर रहे हो, लड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, ये सब स्ट्रेसेस हैं। कुछ फिजिकल स्ट्रेसेस हैं, कुछ साइकोलॉजिकली इमोशनल स्ट्रेसेस हैं बच्चों। तो उस समय बस ये होता है कि लेक्राइमल ग्लैंड जरूरत से ज्यादा टीयर प्रोड्यूस कर रही है, तो जितना सिर्फ आइस पे स्प्रेड करने के लिए जरूरी था उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या होगा? निकल निकल के बाहर ढुलेगा ना, तो वो बाहर निकल रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट। फिर नाक में से भी पानी आता है, कारण जो आपकी लेक्राइमल ग्लैंड है बच्चों, है ना, उसकी जो डक्ट है वो आपकी नाक से भी जुड़ी हुई है, थ्रू अ डक्ट जिसको हम कहते हैं नेजोलेक्राइमल डक्ट। नेजोलेक्राइमल डक्ट। एक्सेस ऑफ टीयर जो है वो आपकी नाक पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो कुछ लोग जब इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, कोशिश करके अपना आंसू रोकते हैं, तो आंसू तो रुक जाते हैं, लेकिन नाक बहने, हल्की सी नाक के अंदर आपको महसूस होने लग जाता है कि नाक ढीली हो रही है, नाक बह रही है ना, वो इस कारण से। क्यों? टीयर्स कहाँ आ रहे हैं? आपकी नाक में आ रहे हैं, थ्रू नेजोलेक्राइमल डक्ट। तो आई थिंक ये जो मैंने अभी चीजें आपको बताई है, समझाई है, समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स की हमने बात करी, आईबॉल कहाँ प्रेजेंट होती है उसके बारे में बात करी, ये सब हमने नोट्स में लिख लिया है, तो एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो वन पेयर ऑफ स्फेरिकल आईबॉल्स आर प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट्स ऑफ स्कल कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। उनको हम बच्चों ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है, जिनमें हमारी आईबॉल प्रेजेंट है। मैंने आपको दिखा दिए ऑर्बिट्स। उसके बाद फिर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं बच्चों हमारी आईबॉल्स के अराउंड कौन कौन से हैं? आईब्रोज हैं, आईलिड्स हैं, आईलिड्स के ऊपर जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, आईलैशेस। कंजक्टिवा मैंने अभी आपको समझा दिया, ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन है बच्चों आउटसाइड द विजिबल पार्ट, जो हमें आईबॉल का बाहर दिख रहा है पार्ट, उसके बाहर है, एक्सेप्ट कॉर्निया, लेकिन कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है बच्चों। फिर मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में बात करी अभी, ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद आईबॉल, माइबोमियन ग्लैंड्स, जीज ग्लैंड। इन दोनों का मैंने आपको बता दिया किस तरह का सिक्रीशन होता है बच्चों, ऑयली सिक्रीशन होता है। और फिर लेक्राइमल यानी कि टीयर ग्लैंड और मोल्स ग्लैंड मैंने आपको बताया बच्चों, इनका वाटरी सिक्रीशन होता है। टीयर्स का जो कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं मेन स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल। हमने आईबॉल के आसपास की चीजों को देख ली, अब देखेंगे भाई आईबॉल का खुद का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आईबॉल जो है बच्चों, उसकी कवरिंग में 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स से कवर्ड होती है ना। ट्यूनिका का मतलब होता है कवरिंग, ठीक। तो 3 ट्यूनिका या 3 ट्यूनिक्स प्रेजेंट है हमारी आईबॉल में। सबसे बाहर से सबसे अंदर की तरफ हम चलेंगे बच्चों। सबसे बाहर जो लेयर होती है हमारी आईबॉल में, हम उसको फाइब्रस ट्यूनिका कहते हैं या स्क्लेरा भी कहते हैं, जो व्हाइट कलर की और ओपेक होती है। अभी पूरी डिटेल हम देखेंगे। उसके बाद उसके अंदर यदि हम आए तो वास्कुलर ट्यूनिका। वास्कुलर वर्ड का मीनिंग पहले भी बता चुका हूं, ब्लड सप्लाई, जहां पर ब्लड प्रेजेंट हो, ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो बच्चों। तो दूसरी होती है वास्कुलर ट्यूनिका। जो वास्कुलर ट्यूनिका है बच्चों, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं, उसके होते हैं कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। मेजर पार्ट उसका कोरोइड होता है बच्चों। इसके अंदर ब्लड सप्लाई काफी प्रेजेंट है, प्लस कलर ऑफ आई के लिए भी यही लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है। कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा बच्चों आपको, है ना। किसी की आंखें आपको नीली दिखती है, किसी की हरी दिखती है, तो वो जो आंखों के कलर का मैजिक है ना, वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। न्यूरोसेंसरी ट्यूनिका बच्चों, सबसे अंदर की लेयर जिसको हम रेटाइना भी कहते हैं, ये वो लेयर है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं, जो लाइट रेस को रिसीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों। कैसे, मैकेनिज्म ऑफ विजन में नेक्स्ट लेक्चर में कल सुबह देखेंगे बच्चों हम, ठीक है। अब इन 3 लेयर्स को हम डायग्राम की मदद से देखते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें डायग्राम में समझ में आएगी वो थ्योरेटिकली नहीं आ सकती। तो पहले डायग्राम देखना जरूरी है, डायग्राम देखने के बाद, डायग्राम को समझने के बाद फिर हम एक बार थ्योरी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो देखेंगे बच्चों।
चलो ठीक है, तो अब एक एक करके तीनों लेयर्स की बात करते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है बच्चों, वो कौन सी होती है? फाइब्रस ट्यूनिका, जिसको हमने क्या बोला? स्क्लेरा। अब यहां पर देखो, ये अपन ने आईबॉल बनाई है, और आईबॉल कैसे बनाई है? मान लो मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूं, तो मेरी जो लेफ्ट वाली आईबॉल है बच्चों, उसको हमने आधा बीच में से इस तरह से काट दिया है। जब उसको बीच में से आधा इस तरह से काट दोगे तो आपको क्या दिख रहा है? यहां पर इस तरह का एक सेक्शन दिख रहा है बच्चों। आगे बात समझ में? लेटरल व्यू है, साइड व्यू आपको आंख का दिख रहा है अंदर की तरफ से। ठीक, अब जब हमने इस तरह का व्यू देखा है, तो सबसे बाहर की लेयर यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, ये सबसे बाहर की लेयर है, जिसको मैंने यहां पर ये एरो भी बना रखा है। तो ये जो सबसे बाहर की लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस ट्यूनिका या स्क्लेरा। क्यों फाइब्रस क्यों बोला है? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है बच्चों, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये किसकी बनी हुई है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को ही हम क्या कहते हैं? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब लेकिन इसको हमने क्या कहा? स्क्लेरा। पूरी की पूरी फाइब्रस नहीं है, पूरी की पूरी स्क्लेरा की नहीं बनी हुई है। मतलब इसका यदि देखो, आप यदि देखोगे तो मैंने पूरी ऐसे गोल बनाई है, लेकिन आगे का पार्ट थोड़ा सा बल्जिंग बनाया है। ये पार्ट बल्ज कर रहा है आगे। तो हमारी आई बॉल का ये जो आगे आगे का एंटीरियर सबसे फ्रंट का बल्जिंग पार्ट है थोड़ा सा, जो आउटर मोस्ट लेयर है फाइब्रस ट्यूनिका, जो कि ओपेक होती है, सफेद कलर की। ओपेक, ओपेक का मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जिसके थ्रू लाइट रेस पास नहीं हो सकती, उसका इतना सा ये जो छोटा सा बल्जिंग पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों। इसके थ्रू आराम से लाइट रेस पूरी की पूरी पास हो सकती है। तो फाइब्रस ट्यूनिका को हम स्क्लेरा कहते हैं। मैक्सिमम पार्ट इसका ओपेक एंड व्हाइट इन कलर है। सामने भी आपको दिखता है, आंख में काले कलर की पुतली, जो कॉर्निया उसके आसपास का भाग व्हाइट है, दैट इज स्क्लेरा। लेकिन बीचों बीच जो आपको गोल काले कलर का, या कुछ लोगों में भूरे कलर का या नीले कलर की जो आपको कॉर्निया दिखती है बच्चों, दैट पार्ट इज ट्रांसपेरेंट एक्चुअली। अब ट्रांसपेरेंट है तो वो कलर्ड क्यों दिख रहा है बच्चों? क्यों? क्योंकि उसके पीछे के स्ट्रक्चर्स की वजह से हमें वो कलर दिख रहा है। लेकिन बिल्कुल आगे आगे का जो पार्ट है, बल्जिंग पार्ट, दैट इज नोन एज कॉर्निया एंड इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। याद रखना बच्चों, फाइब्रस ट्यूनिका का जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। आई थिंक इसमें अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर पर चलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर होगी फाइब्रस ट्यूनिका। इसमें मैंने आपको बता दिया, पीछे का पार्ट पूरा स्क्लेरा, व्हाइट कलर का ओपेक, फ्रंट वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है, उसको कॉर्निया कहते हैं बच्चों। जो कि आपको काले कलर की कॉर्निया पुतली दिखती है, दैट इज ट्रांसपेरेंट पार्ट। जो व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, दैट इज स्क्लेरा, दैट इज ओपेक। सेकंड लेयर फाइब्रस ट्यूनिका के अंदर जो मैंने रेड कलर से बना रखी है बच्चों, दैट इज व्हाट? वास्कुलर ट्यूनिका। ट्यूनिका मींस कवरिंग, वास्कुलर मींस ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये जो वास्कुलर ट्यूनिका है, इसमें देखो तीन पार्ट है। अभी मैंने आपको बोला था, कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइरिस और सीलियरी बॉडी अच्छे को समझ में नहीं आती। आज हम देखेंगे सीलियरी बॉडी का और आइरिस का क्या रोल होता है बच्चों। ठीक है, तो कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस, कैसे हमने इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया? वास्कुलर ट्यूनिका यानी कि सेकंड लेयर को, जो कि मिडिल लेयर है बच्चों, फाइब्रस ट्यूनिका के अंदर वाली लेयर। तो यहां पर आप देख सकते हो जो रेड कलर की लेयर है बच्चों, इसमें ये यूनिफॉर्मली मैंने यहां पर ये लाइन बना रखी है रेड कलर की। तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो पूरा भाग है बच्चों रेड कलर का फाइब्रस ट्यूनिका के अंदर, ये तो कहलाएगा कोरोइड। तो वास्कुलर ट्यूनिका का जो पीछे वाला भाग है वो कहलाता है कोरोइड। उसके बाद बच्चों फिर आप देख सकते हो कि ये जो कोरोइड है, ये नीचे की तरफ यानी कि अंदर की तरफ बल्ज कर रहा है टुवर्ड्स द कैविटी ऑफ द आईबॉल। यहां पर भी एक बल्जिंग पार्ट है ये। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी एक बल्जिंग पार्ट है। तो ये जो बल्जिंग पार्ट है इस कोरोइड का, फ्रंट में आते आते अंदर की तरफ बल्ज होता है, ये पार्ट कहलाता है बच्चों सीलियरी बॉडी। और ये जो बल्जिंग पार्ट है इसका अंदर की तरफ सीलियरी बॉडी, इससे क्या जुड़ा होता है? हमारी आईबॉल का लेंस जुड़ा होता है। किसकी मदद से जुड़ा हुआ होता है बच्चों? कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहां पर आप देख सकते हो ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोन्यूला ऑफ जिन। सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोन्यूला ऑफ जिन। आगे बात समझ में क्लियर है? ये हो गई सीलियरी बॉडी। अब बच्चों फिर सीलियरी बॉडी के आगे वापस से ये जो कोरोइड था, पहले अंदर बल्ज हुआ, एक मोटा स्ट्रक्चर बनाया अंदर बल्ज होके सीलियरी बॉडी। फिर थोड़ा सा और फ्रंट में आके सीलियरी बॉडी एक पतली लेयर बनाती है और अंदर तक जाती है। और ये जो अब अंदर और बल्जिंग और इन्वेजिनेशन हो रहा है बच्चों सीलियरी बॉडी का इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के आगे की तरफ। लेंस अब यहां पर है सीलियरी बॉडी के बीच में, आगे की तरफ ये जो सीलियरी बॉडी थी और आगे अंदर पेनिट्रेट करती है। और अब ये जो यहां पर इन्वेजिनेशन है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? आइरिस। आइरिस
अब ध्यान रखना, जो आप लोग गलती करते हो, हर किताब में, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको पढ़ाते हैं, व्यू यही होता है ना। इस तरह से लेटरल व्यू आपको दिखाया जाता है आंख का, और उसमें आपको क्या दिख रहा है कि सीलियरी बॉडी ऊपर से और नीचे से अंदर की तरफ आ रही है, फिर फ्रंट में आइरिस ऐसे आ रहा है, लेकिन बेटा आपको ये साइड व्यू दिख रहा है। अब यदि मैं फ्रंट कर दूं इसको, तो ये आइरिस सिर्फ ऊपर और नीचे से नहीं, ये जो पूरी आपकी कोरोइड थी ना बच्चों, ये पूरी 360 डिग्री, जो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस है, वहां से अंदर की तरफ आता है कोरोइड। तो पहले जो सीलियरी बॉडी बनेगी, वो भी पूरा जो सरकमफेरेंस है आईबॉल का, उसमें कोरोइड से अंदर की तरफ एक बल्जिंग पार्ट आपको मिलेगा, दैट इज सीलियरी बॉडी। और लेंस के आगे की तरफ ये जो सीलियरी बॉडी थी, ये आगे और अंदर आएगी, एक बल्जिंग पार्ट, और ये पूरा सरकमफेरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पूरा गोल पर्दा है आइरिस, गोल पर्दा है। इसको आप कैसे समझेंगे, जो आइरिस है बच्चों, वो एक गोल पर्दा है, इस तरीके से, ये पूरा एक गोल पर्दा है आइरिस, और बीच में उसके एक होल है। तो बीच में जो होल है बच्चों आइरिस के, वो ये दिख रहा है आपको, और ये जो गैप है, अपर्चर है आइरिस के बीच में, इस अपर्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इस अपर्चर को हम, प्यूपिल। आई नहीं आई बात समझ में? तो यहां पर ये जो अपर्चर बन रहा है बच्चों आइरिस के बीच में, इसको हम प्यूपिल बोलेंगे। तो आइरिस सिर्फ दो जगह पर इन्वेजिनेशन नहीं है, ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। आइरिस पूरा एक गोल पर्दा है बच्चों, ठीक है। वो तो क्या है, जब आप इसको काट के ऐसे साइड से देखोगे, तो साइड से तो आपको ये लगेगा कि सिर्फ ऊपर से और नीचे से आ रहा है, लेकिन जब फ्रंट से देखोगे तो ये तो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस के अलोंग पर्दा है बच्चों। तो आइरिस इस तरह से प्रेजेंट होता है बच्चों। तो ये पूरा आइरिस है, ये पूरा पर्दा है बच्चों हमारे लेंस के आगे, और बीच में जो होल होता है दैट इज नोन एज प्यूपिल। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, बाहर से लाइट रेज आएगी, पहले कॉर्निया को पेनिट्रेट करेगी, कॉर्निया को क्रॉस करने के बाद इस अपर्चर से लेंस को पेनिट्रेट करती हुई कहां जाएगी, हमारी जो इनर मोस्ट लेयर होती है बच्चों आईबॉल की, दैट इज न्यूरोसेंसरी ट्यूनिका और रेटाइना। दो लेयर अपन ने देख ली, फाइब्रस ट्यूनिका, उसके बाद वास्कुलर ट्यूनिका, कोरोइड, सिलेरी बॉडी, आइरिस। तीनों चीजें आपको बता दी, सिलेरी बॉडी, आइरिस अभी आगे और डिटेल में देखेंगे अपन, इनका क्या सिग्निफिकेंस, क्या रोल है बच्चों, ठीक है। और फिर सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं बच्चों न्यूरोसेंसरी ट्यूनिका। न्यूरोसेंसरी लेयर, न्यूरोसेंसरी लेयर क्यों बोला है बच्चों, क्योंकि ये लाइट रेस को एक्सेप्ट कर रही है, रिसीव कर रही है, सेंसरी काम कर रही है, ठीक है। यहीं से इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन के पास जाएगी ताकि हम देख सके। और क्यों न्यूरोसेंसरी बोला, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट है, वही किसका काम करेंगे, लाइट रेस को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे, और फिर उनको इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करने का काम करेंगे ब्रेन के पास। न्यूरोसेंसरी ट्यूनिका, इसका एक और नाम होता है बच्चों रेटाइना। क्या कहते हैं इसको हम, रेटाइना भी कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक। अब ये जो रेटाइना है बच्चों, ये फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, आउटर टू इनर आपसे पूछा रहता है, एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखा है। तो रेटाइना की लेयर्स आपको सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो रेटाइना फर्दर 3 सब लेयर्स में, सेल्स की 3 लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। आउटर टू इनर, आउटर टू इनर का मतलब क्या हुआ, आउटर, रेटाइना के बाहर कौन सी लेयर है बच्चों, वास्कुलर ट्यूनिका यानी कि कोरोइड, और अंदर की तरफ बच्चों कैविटी, जिसको हम कहते हैं विट्रियस चेंबर। तो हम कोरोइड से विट्रियस चेंबर की तरफ की बात कर रहे हैं, सेल्स की लेयर्स कौन कौन सी होती है रेटाइना के अंदर। सबसे बाहर की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो वो सेल्स होती है जो लाइट रेस को रिसीव करती है, एब्जॉर्ब करती है, रोड्स एंड कॉन्स, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं लाइट रेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, रोड्स में रोडोप्सिन, कॉन्स में एडोप्सिन। बच्चों पढ़ेंगे इसके बारे में मैकेनिज्म ऑफ विजन में कल के लेक्चर में। उसके बाद रोड्स एंड कॉन्स के अंदर बच्चों, तो रोड्स एंड कॉन्स सबसे बाहर, फिर सेल्स की एक और लेयर होगी। एक्चुअली यहाँ पर जो सेल्स है बच्चों, ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स की अब लेयर है, ये ऑलरेडी अपन इसी चैप्टर की शुरुआत में पढ़ चुके हैं, बायपोलर न्यूरॉन्स पढ़े थे बच्चों। उन्हीं न्यूरॉन्स की लेयर होती है जिनको हम कहते हैं लेयर ऑफ बायपोलर सेल्स। और सबसे अंदर बच्चों टुवर्ड्स विट्रियस चेंबर, ये जो कैविटी है, इस कैविटी की तरफ जो रेटाइना की लेयर होती है उसको हम कहते हैं गैंग्लियन सेल्स या गैंग्लियोनिक लेयर बच्चों, है ना, गैंग्लियोनिक लेयर, गैंग्लियोनिक सेल्स की बनी हुई होती है। अगेन ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं बच्चों। तो ये 3 लेयर्स फ्रॉम आउटर टू इनर आपको पता होनी चाहिए। आगे बात समझ में, रेटाइना की लेयर्स जब मैकेनिज्म देखेंगे और डिटेल में क्लैरिटी के साथ चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तीनों लेयर्स की बात हो गई, ठीक। अब हम बात करेंगे बच्चों लेंस की। लेंस कैसा स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है बच्चों, बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। किसका बना हुआ है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स का बना हुआ है। यही चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चौथी चीज जो याद रखनी है, इसके अंदर इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होती है।
जब तक इसके प्रोटीन्स नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, इसके अंदर इलास्टिसिटी भी मिलेगी आपको। तो बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, इलास्टिक इन नेचर हम कह सकते हैं बच्चों। इलास्टिक का मतलब क्या है? ये जो लेंस है बच्चों, अभी हमने बोला था सिलेरी बॉडी से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोन्यूला ऑफ जिन, है ना। अब इलास्टिसिटी का ये मतलब है, यदि इन धागों को जिनसे ये जुड़ा हुआ है सिलेरी बॉडी से मैं ऐसे खींचूं तो ये लंबा हो जाएगा ऐसे और पतला हो जाएगा, और यदि इन धागों को मैं ढीला छोड़ दूं, ये जो धागे हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स जिनसे जुड़ा हुआ है सिलेरी बॉडी से, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको यदि मैं ढीला छोड़ दूं तो ये मोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इलास्टिसिटी है। आगे ये बात समझ में। अब इस इलास्टिसिटी की क्या सिग्निफिकेंस है, अब भी आज के लेक्चर में थोड़ी देर में हम देखेंगे, आगे देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है अकोमोडेशन में ये चीज। ठीक, लेंस की बात हो गई, सस्पेंसरी लिगामेंट्स की बात होगी, आइरिस, सिलेरी बॉडी अभी हम और डिटेल में देखते हैं। उसके पहले अब क्या देखना बच्चों, चेंबर्स के बारे में बात हम करेंगे। ये जो लेंस है हमारी आईबॉल को दो चेंबर्स में डिवाइड करता है। लेंस के आगे का जो चेंबर है बच्चों वो क्या कहलाता है, एक्वस चेंबर। लेंस के आगे का चेंबर एक्वस चेंबर, इसके अंदर एक वाटर लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस चेंबर क्या भरा हुआ है इसके अंदर, एक्वस ह्यूमर। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है ये आया कहां से और इसकी कंपोजिशन क्या होती है बच्चों, तो आप देख सकते हो यहां पर ये आइरिस है और ये सिलेरी बॉडी है। दोनों किस चेंबर में आ रहे हैं, यहां पर सिलेरी बॉडी का इधर का पार्ट और पूरा का पूरा आइरिस एक्वस चेंबर के अंदर है। और सिलेरी बॉडी और आइरिस कौन सी लेयर का पार्ट है बच्चों, वास्कुलर ट्यूनिका, जिसमें ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो ये जो सिलेरी बॉडी और आइरिस है, इनमें जो ब्लड कैपिलरीज है बच्चों, उन ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उनमें से ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा, वो फिल्टर होकर लगातार किसमें आता है, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज ऑफ आइरिस एंड सिलेरी बॉडी, इस एक्वस चेंबर के अंदर आता है बच्चों। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जो एक्वस ह्यूमर है, जो एक्वस फ्लूइड है, जो एक्वस चेंबर के अंदर भरा हुआ है, इसकी कंपोजिशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा की ही जो कंपोजिशन होती है, जो ऑलरेडी हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ चुके हैं बच्चों डिटेल में, वही कंपोजिशन आपके एक्वस ह्यूमर की भी होती है। अब यहां पर आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए। क्या, देखो, यदि ये एक्वस ह्यूमर ब्लड कैपिलरीज में से प्लाज्मा के फिल्टर होने से आ रहा है या बन रहा है, तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो लगातार चल रहा होगा क्योंकि ब्लड तो लगातार ब्लड कैपिलरीज में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब एक्वस ह्यूमर का अमाउंट लगातार बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन स्पेस तो लिमिटेड है। यहाँ पर आपकी आंख तो छोटी सी है, उसमें एक्वस चेंबर और छोटा सा है। अब उसमें यदि ये एक्वस फ्लूइड यानी कि ह्यूमर इकट्ठा होता रहेगा तो आपकी आंख फट जाएगी प्रेशर के कारण। इसका मतलब क्या है, यदि ये यहाँ से फिल्ट्रेशन से बन रहा है या आ रहा है, तो लगातार कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए जहां से इसको वापस से हम बाहर निकाल रहे हों। लगातार ड्रेनेज भी जरूरी है, क्योंकि यदि लगातार ड्रेनेज नहीं हुआ तो हम जो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों डिसऑर्डर्स ऑफ आईबॉल, उसमें एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में क्या होता है, आंख के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इतना इंक्रीज हो सकता है कई बार कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाए, विजन चला जाए, है ना। वो कंडीशन कहलाती है ग्लोकोमा। वो ग्लोकोमा किस कारण से होता है, इस एक्वस चेंबर में एक्वस ह्यूमर के एक्यूमुलेशन, उसके प्रेशर बढ़ने के कारण। आंख के अंदर का प्रेशर जब बढ़ता है हम उसको कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। इंट्रा मींस इनसाइड, ऑक्यूलर मींस आई। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर आईओपी बढ़ रहा है, राइज हो रहा है बच्चों। तो भगवान ने, ऊपर वाले ने ऑलरेडी एक मैकेनिज्म बना रखा है जिससे लगातार ये जो एक्वस ह्यूमर यहां पर फिल्टर होकर आ रहा है, ये ड्रेन होता रहता है बच्चों, बाहर भी निकलता रहता है। इसको कौन बाहर निकालता है, अगेन हमारे आंखों के कोनों की तरफ बच्चों दो केनाल्स होती है, डक्ट्स हम कह सकते हैं, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हम कह सकते हैं स्किन के नीचे, जिनको क्या कहते हैं हम, केनाल ऑफ श्लेम। केनाल ऑफ श्लेम बच्चों, है ना, राइट में भी है लेफ्ट में भी है। ये जो केनाल ऑफ श्लेम है, इसकी एक ओपनिंग तो एक्वस चेंबर के अंदर है इस डक्ट की, और दूसरी ओपनिंग स्किन के नीचे जो हमारा सबक्यूटेनियस फैट वाला टिश्यू है बच्चों, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर खुली हुई है। तो लगातार क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर है वो उस केनाल ऑफ श्लेम से, इस एक्वस चेंबर से बाहर निकलेगा। उसका दूसरा एंड हमारे फेस में जो स्किन के नीचे का कनेक्टिव टिश्यू उसमें खुला हुआ है, उसमें रिलीज कर रहा है। अब उसमें रिलीज कर रहा है तो आपको सर फिर तो गाल फूल जाने चाहिए, नहीं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत कम अमाउंट में बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यदि आप लोगों को याद हो, लूज कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है, ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस फ्लूइड का प्रेशर यहां पर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द
प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन दी सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन के नीचे का जो टिश्यू है वहां के प्रेशर से। तो यहां से जब फ्लूइड वहां पे टिश्यू के सबक्यूटेनियस टिश्यू, हमारे स्किन के नीचे का जो कनेक्टिव टिश्यू, उसमें रिलीज होगा, तो क्योंकि उस फ्लूइड का प्रेशर वहां पर जो ब्लड कैपिलरीज उनके अंदर जो ब्लड है उससे ज्यादा है, तो वो वहां पर उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाएगा, वहां पर वो एब्जर्व हो जाएगा बच्चों। तो आंख से निकलकर स्किन के नीचे के कनेक्टिव टिश्यू में जा रहा है, वहां पर वो वापस से ब्लड कैपिलरीज में एब्जर्व हो जाता है। तो ब्लड कैपिलरी से आया, वापस से ब्लड कैपिलरीज में ही चला गया, इसलिए यहां इकट्ठा नहीं हो रहा है। लेकिन यदि मान लो किसी की कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले एम्स में, वापस आ सकता है नीट में, यदि किसी की कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो जाए तो फिर क्या होगा बच्चों? यदि कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक होगी तो ये फिल्टर होकर बनता तो रहेगा लेकिन ड्रेन नहीं होगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब यदि इस चेंबर में प्रेशर बढ़ रहा है तो देखो होगा क्या, जब इस चेंबर में प्रेशर बढ़ता है तो ये प्रेशर किस पे अप्लाई होता है? एक तो कॉर्निया के ऊपर, एक लेंस के ऊपर। अब कॉर्निया तो और बाहर जा नहीं सकता, तो कौन अंदर जाएगा? लेंस। लेंस के ऊपर धक्का लगेगा, लेंस जुड़ा भी धागों से है, लेंस थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश होगा। अब लेंस जब पीछे पुश होगा बच्चों, तो अब दूसरे चेंबर की हम बात करेंगे। लेंस के पीछे का जो चेंबर, उसको हम कहते हैं विट्रियस चेंबर, और इसके अंदर भी एक जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है, पूरी की तरह से वाटरी नहीं है ये, है ना, पानी की तरह नहीं होता कि जैसा कि एक्वस ह्यूमर होता है, ये थोड़ा जेली लाइक होता है। और ये जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली सब समझते हो बच्चों आप लोग, तो ये जो जेली लाइक फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। और ये जो विट्रियस ह्यूमर है ये किसका बना हुआ है बच्चों? ये विट्रियस ह्यूमर बना हुआ होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर उस सब्सटेंस का नाम, बायोमोलिक्यूल्स भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वहां भी मैंने आपको बताया था। वो एक तरह का पॉलीसेक्राइड है बच्चों, यदि कोई बता सकता हो तो बताओ, यदि किसी को पता हो तो। वो एक तरह का पॉलीसेक्राइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। हेटेरोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल्स में हम पढ़ते हैं, उसको एनिमल सीमेंट भी कहते हैं, चिकना होता है बच्चों वो, उसको हम कहते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम? हाइल्यूरोनिक एसिड बच्चों। तो हाइल्यूरोनिक एसिड जो कि एक पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है, चिकना स्लाइम म्यूकोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल भी है बच्चों वो, उसका ये विट्रियस ह्यूमर बना हुआ होता है। अब खासियत क्या है इस विट्रियस ह्यूमर की? देखो ये तो एक्वस ह्यूमर तो लगा था, फिल्ट्रेशन से बन रहा था, लेकिन यहां जो विट्रियस ह्यूमर होता है ये लाइफ में एक ही बार बनता है, जो हमारी आई का डेवलपमेंट होता है। एक बार जब आई बॉल का पूरा डेवलपमेंट हो गया बच्चों, तो ये जो विट्रियस ह्यूमर, जो हाइल्यूरोनिक एसिड का एक चिकना जेली लाइक फ्लूइड है, जो पीछे वाले चेंबर में भरा हुआ होता है, ये फिक्स हो जाता है कि इसका इतना अमाउंट है। आई बॉल की साइज भी फिक्स हो गई, वॉल्यूम भी फिक्स हो गई विट्रियस चेंबर की, और उसके अंदर जो हाइल्यूरोनिक एसिड से बना हुआ विट्रियस ह्यूमर फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड चिकना, वो भी फिक्स हो गया बच्चों। अब हम क्या बात कर रहे थे? मान लो किसी की कैनाल ऑफ श्लेम, जिसके थ्रू एक्वस ह्यूमर, एक्वस फ्लूइड ड्रेन होता है बच्चों, वेरी गुड, थोड़ा लेट आया आंसर लेकिन सही है, ठीक है। तो जो ड्रेन होता है बच्चों, ये जो फ्लूइड, यदि ये कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो जाए, तो मैंने आपको क्या बोला था, यहां पर एक्वस ह्यूमर एक्यूमुलेट होगा, वो किसके ऊपर धक्का लगाएगा? लेंस के ऊपर। लेंस किधर जाएगा? पीछे की तरफ। अब मैंने क्या बोला कि ये जो चेंबर है इसके अंदर विट्रियस ह्यूमर का अमाउंट फिक्स है। जब लेंस पीछे की तरफ पुश होगा बच्चों, तो इसकी वजह से इस चेंबर की वॉल्यूम, जो स्पेस अवेलेबल है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि लेंस पीछे आ रहा है। फ्लूइड तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। अब जब स्पेस कम हो गया तो इसके अंदर ये जो विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है उसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए जगह कम हो रही है। और जब उसका प्रेशर बढ़ेगा तो वो किसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो लेयर आई बॉल की उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा। और अभी हमने आई बॉल की लेयर्स की बात करी है बच्चों, सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? न्यूरोसेंसरी ट्यूनिका, यानी कि रेटिना। तो रेटिना जो ब्लू कलर से मैंने यहां पर बना रखी है, वो इसके कांटेक्ट में डायरेक्ट विट्रियस ह्यूमर के। तो जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो विट्रियस ह्यूमर के ऊपर, सॉरी, रेटिना के ऊपर लगेगा। और रेटिना किसका बना हुआ है? अभी मैंने आपको बताया है, न्यूरॉन्स का। 3 लेयर्स है, सबसे बाहर रोड्स एंड कोन्स, उसके अंदर बाइपोलर सेल्स, सबसे अंदर गैंग्लियोनिक सेल्स। तो जो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा, और ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो ये न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे रेटिना के, और यदि रेटिना के न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, प्रेशर बढ़ रहा है आंखों के अंदर का, इसको हम कहते हैं ग्लोकोमा। और ऐसा ग्लोकोमा जो बहुत एक्यूट हो, फास्ट और बहुत सीवियर हो, जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कि इतना कि आंखों में बहुत तेज दर्द होता है आंखों के पीछे की तरफ, और आंखों की रोशनी भी जा सकती है, उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ग्लोकोमा बच्चों। अब ये जो ग्लोकोमा वाली कंडीशन है, एक कारण तो मैंने आपको बताया कैनाल ऑफ श्लेम के ब्लॉक होने से भी हो सकता है, और कोई कारण बताओ ग्लोकोमा के, और कारण बताओ। बिल्कुल बेटा, पूरा आई बॉल पढ़ाऊंगा, डिजीज ऑफ आई भी डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में। कल वापस सुबह लेक्चर है, लाइव लेक्चर, उसको भी अटेंड करना। आज हम पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल देखेंगे, कल पूरा मैकेनिज्म एंड डिसऑर्डर्स, साथ में ईयर भी कल हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था अभी
तो ग्लोकोमा का एक कारण तो कैनाल ऑफ श्लेम का ब्लॉकेज, एक और कारण बच्चों ग्लोकोमा डिसऑर्डर ही है, कल वापस डिस्कस करेंगे हम, कैटरेक्ट भी डिस्कस करेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सारी चीजें, एस्टिग्मेटिज्म सब डिस्कस होगा बच्चों। दूसरा कारण क्या हो सकता है, यदि मान लो किसी बंदे का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में पढ़ा था अपन ने 140/90 से ज्यादा। अब यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आयरिस और सिलेरी बॉडी में जो ब्लड कैपिलरीज होगी उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो उसका फिल्ट्रेशन भी ज्यादा, यहां पर एक्वस ह्यूमर की रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कम समय में ज्यादा एक्वस ह्यूमर यहां पर प्रोड्यूस होगा। उस हिसाब से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो हो जाएगी कम, कारण जहां पर वो वापस एब्जॉर्ब हो रहा था हमारे स्किन के नीचे के कनेक्टिव टिश्यू में कैनाल ऑफ श्लेम से जाके, वहां पर भी तो जो ब्लड कैपिलरीज थी उनके अंदर का ब्लड प्रेशर अब बढ़ गया होगा, तो वो बाहर से जो एक्वस ह्यूमर आ रहा होगा अंदर उसको रोकेगा। तो यहां पर डबल नुकसान हुआ ना, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो बनेगा तो ज्यादा एक्वस ह्यूमर, एब्जॉर्ब होगा, ड्रेन होगा कम, ऑटोमेटिकली आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आईओपी बढ़ेगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर, ग्लोकोमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये होता है ग्लोकोमा। आई बात समझ में? तो चैम्बर्स भी हो गए अपने कवर, एक डिसऑर्डर भी हमने अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया बच्चों, ठीक है। तो काला पानी आपने सुना होगा हिंदी में, कॉमन लैंग्वेज में, गांव के लोग इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, डिजीज को काला पानी, ग्लोकोमा, है ना, ठीक है। वो काला पानी कुछ नहीं, एक्वस ह्यूमर है। तो एक्वस चेंबर की बात होगी, विट्रियस चेंबर की बात होगी, लेंस की बात होगी, लिगामेंट्स की बात होगी, तीनों लेयर्स की बात होगी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों, यहां पर आपको एक लेबलिंग दिखेगी ब्लाइंड स्पॉट, और यहां पर एक लेबलिंग दिखेगी ऑप्टिक नर्व, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बेटा सारी चीजें आ जाएगी, चिंता मत करो, पढ़ते रहो, पूरा आईबॉल जब कवर हो जाए उसके बाद कोई डाउट बचे तो फिर पूछना, क्योंकि बीच बीच में अपना फ्लो टूटेगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ वापस से, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व के बारे में बात करेंगे। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, देखो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, न्यूरोसेंसरी ट्यूनिका यानी कि रेटिना। अब रेटिना किसकी बनी हुई, न्यूरॉन्स की, और मैंने क्या बोला था, इस लेयर का क्या काम है, जो लाइट रेज आ रही है बाहर से, अल्टीमेटली उन लाइट रेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास भेजना, और इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन कौन लेकर जाता है, न्यूरॉन्स। तो ऑब्वियसली यहां से भी न्यूरॉन्स ही लेकर जाएंगे। तो ये जो अभी रेटाइना पढ़ा था अपन ने, मैंने आपको अभी बता दिया था कि इस रेटाइना में भी मॉडिफाइड न्यूरॉन्स की ही 3 लेयर्स होती है। सबसे अंदर वाली लेयर होती है गैंग्लियोनिक सेल्स की लेयर, वो भी न्यूरॉन्स की है बच्चों। अल्टीमेटली जो रेटाइना की सबसे अंदर वाली लेयर है गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की लेयर बच्चों, वो न्यूरॉन्स मिलकर इस आई बॉल की तीनों लेयर्स को पेनिट्रेट करके पीछे की तरफ निकलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो जो ब्लू कलर के फाइबर्स मैंने बना रखे हैं, ये कुछ नहीं है, रेटाइना की जो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं उन्हीं के एक्सॉन्स हैं बच्चों। एक बंडल बनाया उन्होंने पूरी रेटाइना के गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स ने, और वो एक जगह से तीनों लेयर्स, क्योंकि रेटाइना सबसे अंदर है, अब इनको यदि आई बॉल के पीछे की तरफ बाहर निकलना है तो पहले रेटाइना वाली लेयर, उसके बाद फिर बच्चों जो आपकी बीच वाली लेयर है दैट इज वास्कुलर ट्यूनिका कोरोइड, और सबसे बाहर की यानी कि फाइब्रस ट्यूनिका यानी कि स्क्लेरा, तीनों को पेनिट्रेट करते हुए बाहर आएंगे बच्चों। और बाहर आने के बाद ये जो बंडल है ये गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स का, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्टिक नर्व। ये अभी इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को ब्रेन के पास लेकर जाएगी। ब्रेन में भी कहां लेकर जाएगी, ऑलरेडी इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको एसोसिएशन एरियाज बताए थे। विजुअल एरिया कहां होता है, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम में। जब तक वहां पर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं पहुंचेगी तब तक हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इंटरप्रेट तो वही करेगा अल्टीमेटली सेरिब्रम, एसोसिएशन एरिया, विजुअल एरिया, ठीक है। आगे बात समझ में तो ऑप्टिक नर्व यहां से निकल रही है। अब जिस जगह से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, क्योंकि वहां पे तीनों की तीनों लेयर्स डिस्टर्ब हो गई, तीनों लेयर्स डैमेज हो रही है, एक तरह से पेनिट्रेट हो रही है, ना वहां प्रॉपर रेटाइना प्रेजेंट है, ना वहां पर वास्कुलर ट्यूनिका है, नहीं वहां पर फाइब्रस ट्यूनिका है। तो इस जगह पर बाहर से जो लाइट रेज आ रही होगी वो रिसीव भी नहीं होगी, एब्जर्व भी नहीं होगी। तो ये वो एरिया है हमारी आईबॉल का जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है, वहां उस एरिया में, जो ये एरिया है उस एरिया में लाइट रेज रिसीव नहीं होती, यहां से विजन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट एरिया कहते हैं बच्चों। ब्लाइंड स्पॉट एरिया जहां पर लाइट रेज एब्जॉर्ब या रिसीव नहीं हो रही हमारे रेटाइना के ऊपर। क्यों, वहां से रेटाइना के जो न्यूरॉन्स हैं वो ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में तीनों लेयर्स को पेनिट्रेट करके आईबॉल के पीछे की तरफ बाहर निकल रहे हैं, ताकि ब्रेन तक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, इंपल्सेस को लेकर जा सके बच्चों। आ गया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर ब्लाइंड स्पॉट की बात होगी। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, मैक्युला ल्यूटिया दैट इज येलो स्पॉट एंड फोविया सेंट्रलिस। क्या होते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट की यदि हम बात करें तो ये मीडियली, मतलब जो हमारा बिल्कुल, यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से ड्रॉ करें हमारी आईबॉल के, तो वो जहां से क्रॉस करेगी, जैसे यदि मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं डैश 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 करके, ये सेंट्रल लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस। आईबॉल अभी भी जो आपको दिखा रखी है ना बच्चों,
वो ऐसे करके, ये थी, इसको ऐसे करके दिखा रखा है। इसको यदि मैं ऐसे कर दूं तो जो चीज नीचे है वो किधर हो जाएगी, मीडियल आ जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली जो ब्लाइंड स्पॉट है ये बिल्कुल जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके मीडियल साइड में होता है बच्चों। इसके बारे में कल वापस से बात होगी, मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकल वे में, तब ज्यादा बेटर, क्योंकि एक लाइन है एनसीईआरटी की और वो बहुत कंफ्यूजिंग है और उसको मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करता हूं हर बार, आपको भी करूंगा, थोड़ा सा वेट करो। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पे, बिल्कुल जो सेंट्रल एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, उस पे यदि आप रेटाइना को देखोगे बच्चों, तो यहां पर आप ध्यान से देखो, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो यहां पर आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैंने यूनिफॉर्म नहीं बनाई ये लाइन, हल्का सा एक डिप्रेशन बना रखा है बच्चों यहां पर, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटाइना में। ये डिप्रेशन क्या कहलाता है, ये डिप्रेशन कहलाता है फोविया सेंट्रलिस। और इस डिप्रेशन के आसपास का इतना पार्ट, यहां से लेकर यहां तक का, ये जो रेटाइना का इतना पार्ट है बच्चों, ये किस कलर का होता है, ये एक्चुअली येलो कलर का होता है। येलो कलर का बना लेते हैं, चलो, ये येलो कलर का होता है। तो ये जो इतना सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रेटाइना है, ये पेरिफेरल साइड पोर्शन ऑफ द रेटाइना हो गया, ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रेटाइना। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रेटाइना जो है बच्चों वो येलो कलर का होता है, इसको हम मैक्यूला ल्यूटिया, ल्यूटीन वर्ड येलो पिगमेंट के लिए यूज होता है बायोलॉजी में, इसको हम मैक्यूला ल्यूटिया या येलो स्पॉट कहते हैं। ये वो एरिया है हमारे रेटाइना का जहां पर अभी हमने तीन तरह की लेयर्स देखी थी रेटाइना में, सबसे बाहर रोड्स एंड कॉन सेल्स की, उसके अंदर बायपोलर सेल्स की, सबसे अंदर गैंग्लियोनिक सेल्स की। सबसे बाहर की जो लेयर होती है रोड्स एंड कॉन्स बच्चों, इनमें कौन सी रेस्पॉन्सिबल होती है ब्राइट लाइट, ज्यादा उजाले में देखने के लिए और कलर विजन के लिए, कलर्स को देखने के लिए। रॉड्स रेस्पॉन्सिबल होती है डिम लाइट, कम उजाले में देखने के लिए बच्चों। जो येलो स्पॉट मैक्यूला ल्यूटिया वाला रीजन है बच्चों, ये वो रीजन है जहां पर कॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, जहां पर कॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, रोड्स रिलेटिवली बहुत कम, रोड्स ज्यादा आपको पेरिफेरी में मिलेगी। फिर इसका भी जो सेंट्रल पोर्शन है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, खड्डा सा है यहां पर एक। तो मैक्यूला ल्यूटिया का भी जो सेंट्रल पोर्शन है छोटा सा, जिसको हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, फोविया का मतलब डिप्रेशन, सेंटर में जो डिप्रेशन है मैक्यूला ल्यूटिया येलो स्पॉट के बच्चों, इसकी क्या खासियत है, यहां पर सिर्फ कॉन्स है। अब अंदर समझना, येलो स्पॉट मैंने बोला कॉन्स ज्यादा, थोड़ी बहुत रोड्स भी है, लेकिन उसका भी जो सेंट्रल पोर्शन है फोविया सेंट्रलिस, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स मिलेगी, वहां रोड्स नहीं होती। और क्योंकि यहां पर कौन सबसे ज्यादा है, डेंसिटी सबसे ज्यादा, एक्सक्लूसिवली सिर्फ कौन से बच्चों जो ब्राइट लाइट विजन के लिए और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो सबसे ज्यादा जो शार्प और क्लियर इमेज फॉर्मेशन होता है वो इसी एरिया में रिसेप्शन ऑफ लाइट रेस की वजह से। तो ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई वो एरिया बताओ रेटिना का या आईबॉल का जो सबसे ज्यादा क्लियर इमेज फॉर्मेशन करता है, जहां पर विजुअल एक्यूटी, एक्यूटनेस ऑफ विजन आप फिजिक्स में पढ़ते हो बच्चों, रेजोल्यूशन आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, दो नियर बाय पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को यदि आप, जो भी उनके बीच में गैप है, डिस्टेंस है, तो उसको आप एस्टेब्लिश कर पा रहे हो, है ना, देख पा रहे हो उसको हम, तो हम कहते हैं रेजोल्यूशन ज्यादा है वहां पर। तो रेजोल्यूशन की हम बात करें, विजुअल एक्यूटी की हम बात करें, शार्पनेस ऑफ इमेज की बात करें, क्लैरिटी की हम बात करें, सबसे ज्यादा कहां मिलेगी आपको, फोविया सेंट्रलिस वाले पार्ट में मिलेगी बेटा। ठीक है, बेटा केशव आप उल्टा बोल रहे हो, ग्लोकोमा से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज से ग्लोकोमा नहीं होगा, है ना, समझ गए मेरी बात को। आपने जो लिखा, आपने क्या लिखा सर, ऑप्टिक नर्व डैमेज से ग्लोकोमा हो सकता है क्या, नहीं बेटा, इनफैक्ट ग्लोकोमा से यदि ये न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है, उल्टा है। चलो आगे बात यहां तक समझ में, सारी चीजें मैक्यूला ल्यूटिया या येलो स्पॉट क्या होता है, फोविया सेंट्रलिस क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, अब एक बार सारी अपन देख लेते हैं भाई, कोई लेबलिंग रह गई क्या अपनी, आई थिंक सारी लेबलिंग हमने यहां पर कवर कर ली है बच्चों। ठीक है, तो ये जो मेजर स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल था बच्चों, ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, सिलियरी बॉडी की और आइरिस की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया, ये शुरुआत का पार्ट हमने पढ़ ही लिया था बच्चों। फिर तीन लेयर्स थी, फाइब्रस ट्यूनिका सबसे आउटरमोस्ट व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है बच्चों। ओपेक लेयर है एक्सेप्ट एंटीरियरली, द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉर्निया कहलाता है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है बच्चों। वास्कुलर ट्यूनिका तीन पार्ट्स में मॉडिफाई होती है, कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। मिडिल वास्कुलर, मिडिल लेयर है, वास्कुलर लेयर है, पिगमेंटेड लेयर है, मिलेनिन पिगमेंट्स होते हैं बच्चों। एक और चीज बता दूं आप लोगों को, एक कंसेप्शन होता है या सोच होती है, एक चीज मान के रखते हो कि जो मिलेनिन है जो हमारे स्किन में भी है वो भूरे ही कलर का होता है, नहीं,
मेलानिन पिगमेंट भी अलग अलग कलर्स का आपको दे सकता है परसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं और एक्चुअली इन्हीं मेलानिन पिगमेंट्स के अलग अलग कंपोजिशन के कारण, अलग अलग तरह के मेलानिन के कारण ही किसी की आंख काली, किसी की भूरी, किसी की नीली, किसी की हरी दिखती है। कैसे? कल के सुबह के लेक्चर में बताऊंगा बच्चों, ठीक। आगे बात समझ में। पोस्टीरियर पार्ट, अभी मैंने आपको बता दिया, पीछे वाला जो पार्ट होता है वास्कुलर ट्यूनिका का, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कोरोइड, वाइल एंटीरियरली मॉडिफाइड इनटू सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। सिलियरी बॉडी अंदर की तरफ बल्ज कर रही है, ये भी मैंने आपको समझा दिया बच्चों। सिलियरी बॉडी और आइरिस इस स्ट्रक्चर में, जो कि आपको एक साइड लेटरल व्यू दिखा रखा है, कट सेक्शन दिखा रखा है, वहां तो आपको ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ दो ही पॉइंट पे अंदर बल्जिंग होती है कोरोइड की, सिलियरी बॉडी और आइरिस बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि दो पॉइंट पे है, पूरा सर्कमफेरेंस के अलोंग वो बल्जिंग्स है। मोटी बल्जिंग जो बहुत अंदर डीप तक नहीं जा रही, वो सिलियरी बॉडी, उसके बीचों बीच लेंस है, और फिर लेंस के फ्रंट में और अंदर तक बल्ज हो रहा है बच्चों कोरोइड वाला पार्ट, एक पतली लेयर बना रहा है, सर्कुलर लेयर बना रहा है, गोल पर्दा बना रहा है, जिसके बीच में एक छेद है, वो छेद प्यूपिल कहलाता है। उसी के थ्रू कॉर्निया से जब लाइट रेज अंदर आती है तो प्यूपिल से होती हुई रेटिना तक पहुंचती है बच्चों, लेंस को पेनिट्रेट करती है। आगे बात समझ में। तो सिलियरी बॉडी को भी हम कैसे बना सकते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना। सिलियरी बॉडी की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो देखो सिलियरी बॉडी कुछ इस तरीके से है। सिलियरी बॉडी के बीचों बीच क्या है, मैं अब फ्रंट का सीन बना रहा हूं, वो पार्ट, वो एरिया आपको दिखा रहा हूं जहां पर लेंस प्रेजेंट है बच्चों, ठीक। अब लेंस कैसे प्रेजेंट है? लेंस ऐसे प्रेजेंट है, बीचों बीच हमारे आईबॉल के फ्रंट से हम देख रहे हैं, और लेंस के आसपास, आसपास क्या है बच्चों? लेंस के आसपास सिलियरी बॉडी बल्ज कर रही है पेरिफेरी से, ये सिलियरी बॉडी बल्ज कर रही है, और सिलियरी बॉडी के अंदर बच्चों सर्क्यूलर गोल गोल स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये याद रखना अभी, ठीक। और इस सिलियरी बॉडी से, ये जो पेरिफेरी से अंदर की तरफ बल्ज कर रही है, मोटी जो बल्जिंग है जिसको हमने साइड से भी देखा था, इसी से बच्चों ये जो लेंस है कैसे जुड़ा हुआ है? विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोन्यूला ऑफ जिन, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोन्यूला ऑफ जिन। तो ये लेंस, इसके आसपास एक मोटी लेयर है सिलियरी बॉडी की, जो कि वास्कुलर लेयर भी है, उसके अंदर सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, और इस लेयर से क्या जुड़ा हुआ है? लेंस जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोन्यूला ऑफ जिन। अब होता क्या है बच्चों, जब ये सर्कुलर मसल्स, इसको आप ऐसे रिजेंबल करो, ये मेरी सिलियरी बॉडी, इसके बीचों बीच आप इमेजिन कर लो कि लेंस से जो थ्रेड से जुड़ा हुआ है। अब यदि मेरी ये सिलियरी बॉडी की जो सर्कुलर मसल्स है, इसके अंदर सिर्फ सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं, यदि ये सर्कुलर मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो सिलियरी बॉडी के बीच का जो गोल स्पेस था, होलो स्पेस जिसमें लेंस प्रेजेंट था, उसका डायमीटर कम होगा, ये स्पेस छोटा होगा, नहीं होगा? और जब ये स्पेस छोटा होगा बच्चों, तो ये जो थ्रेड जिनसे लेंस अभी पकड़ के रखा हुआ है सिलियरी बॉडी ने, ये लेंस भी ये जो लिगामेंट्स हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, सस्पेंसरी लिगामेंट, जोनुला ऑफ जिन, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से धागे हैं बच्चों जिनसे लेंस को पकड़ा हुआ है, ये भी ढीले होंगे, नहीं होंगे? और ये ढीले होंगे तो मैंने आपको क्या बोला था, लेंस एक इलास्टिक स्ट्रक्चर, उसकी टेंडेंसी क्या है? जैसे ये धागे ढीले होंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये चौड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये डायमीटर कम हो जाए। बड़ा गोला था, छोटा गोला हो गया, क्यों हुआ ये? क्योंकि ये जो सिलियरी बॉडी है, इसमें जो सर्कुलर मसल्स थी, ये इस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये जो छेद बड़ा था, ये अभी छोटा हो गया। छोटा होते ही क्या हुआ? ये जो धागे थे जिनसे लेंस जुड़ा हुआ था बच्चों इस सिलियरी बॉडी से, ये लूज हो गए। लूज होते ही जो लेंस अभी ऐसे था, क्योंकि वो खिंचा हुआ था अभी, है ना, जैसे ही सिलियरी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये धागे लूज हुए। लूज होते ही जो लेंस अभी ऐसे था, ऐसे हो गया, छोटा और फूल गया। अब यदि हमें वापस से इसको लॉन्ग एंड थिन करना है, स्ट्रेच करना है, तो क्या करना होगा? ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है मसल्स अभी बच्चों, ये वापस से रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो जाएगी तो गोला वापस से बढ़ा, गोला वापस से बढ़ा तो धागे खींचेंगे, धागे खींचेंगे तो लेंस अभी जो मोटा और छोटा हो गया था बच्चों, लंबा और पतला हो जाएगा। ये कंसेप्ट आया नहीं आया समझ में? क्योंकि यदि ये कंसेप्ट अभी जो मैंने आपको बताया सिलियरी बॉडी का, मसल्स का, ये समझ में नहीं आया होगा, तो अब जो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं बच्चों, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स समझना है, तो अभी जो मैंने आपका बात बोली है, ये जो समझाया है, इस पे मेरे को बताओ कि यस और नो समझ में आया नहीं आया। नहीं आया तो मैं वापस बताऊंगा।
आया केशव समझ में? आंसर दो भाई। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ सकते हैं अपन। ये कंसेप्ट आ गया समझ में, जो सिलेरी बॉडी का मैंने बताया। सिलेरी बॉडी के बीचों बीच लेंस है। सिलेरी बॉडी में सिर्फ सर्कुलर मसल्स है, थ्रेड सस्पेंसरी लिगामेंट से लेंस जुड़ा हुआ है। जब तक ये थ्रेड खिंचे हुए, कब खिंचे हुए होंगे? जब ये मसल्स रिलैक्स्ड है, सर्कुलर मसल्स। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो बीच की कैविटी कम होगी, थ्रेड्स लूज हो जाएंगे, लेंस मोटा और छोटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं अपन, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स बच्चों। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या? अगेन बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में भी ये कवर होता है आपके, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। दूर की चीज को हम देख रहे हैं और अचानक मैं अपना फोकस चेंज करके पास की चीज को देखने लग जाऊं, ठीक है, तो हमारी आई बॉल को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऑप्टिक्स पढ़ते हो बच्चों आप फिजिक्स के अंदर। अब वो एडजस्टमेंट कैसे होता है? हमारी आई के अकोमोडेशन पावर की मदद से, या हमारी आई की अकोमोडेशन रिफ्लेक्स की मदद से। देखो बच्चों, जब हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यहां पर फर्स्ट केस जो मैंने बनाया, इसको आप पहले ऐसे समझें कि यहां पर हमने ये लेंस बना रखा है दोनों केसेस में, और ये रेटाइना है बच्चों हमारा। रेटाइना के ऊपर अल्टीमेटली लाइट रेज फोकस होनी चाहिए, इंसिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये जो लेंस है ये सिलेरी बॉडी से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स बना रखे हैं। सपोज करो मैं फर्स्ट केस में बहुत दूर की चीज को देख रहा हूं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं बच्चों। जब मैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो इतना तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो इसलिए हमने क्या लिख रखा है? पैरेलल रेज फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट। और ये जब पैरेलल रेज यहां पर लेंस के ऊपर आ रही है बच्चों, तो लेंस इनको कन्वर्ज कर रहा है। बायकॉन्वेक्स लेंस है, बायकॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करके ये कहां पर इंसिडेंट हो रही है? रेटाइना के ऊपर। यदि ये प्रॉपरली परफेक्टली रेटाइना के ऊपर इंसिडेंट होगी, ना आगे ना पीछे, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे बच्चों। ये हो गया हमारा डिस्टेंट विजन का मैकेनिज्म। अब सपोज करो दूर की चीज को देखते देखते अचानक मैं पास की चीज को देख रहा हूं, अब ये एडजस्टमेंट कैसे होगा? क्यों एडजस्टमेंट की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ये पास का ऑब्जेक्ट है। पास के ऑब्जेक्ट से बच्चों जो लाइट रेज आती है वो कैसी आती है? वो आती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? एक पॉइंट से फैलती हुई आएगी। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कैसे आ रही थी? पैरेलल। अब कैसी आएगी नियर बाय ऑब्जेक्ट से? डाइवर्ज होती हुई, फैलती हुई आएगी। ये फैलती हुई आ रही है। अब यदि लाइट रेज ज्यादा डाइवर्ज होती हुई आ रही है तो रेटाइना के ऊपर फोकस करने के लिए इनको कन्वर्ज भी ज्यादा करना पड़ेगा, मोड़ना भी ज्यादा पड़ेगा, है ना? ये एंगल कम है और ये एंगल एक्यूटनेस यहां पर आपको ज्यादा मिलेगी। ज्यादा इनको आपको डिफ्लेक्ट यानी कि हम कह सकते हैं रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पर ये जो ज्यादा रिफ्रैक्शन चाहिए आपको, डिफरेंस जो आपका आएगा एंगुलेशन में, यहां पर ज्यादा इनको मोड़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या जरूरी है? जो अभी तक लेंस ऐसा था उसकी कन्वर्ट जो कॉन्वेक्सिटी वो बढ़ानी पड़ेगी। ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा लेंस तो वो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर रखता है, ज्यादा कन्वर्ज करेगा, ज्यादा मोड़ेगा लाइट रेस को, और मोड़ के कहां पर फोकस कर देगा? रेटाइना के ऊपर। तो जब हम बहुत दूर की चीज को देख रहे हैं बच्चों, तब तो लेंस ऐसा होना चाहिए, खिंचा हुआ। और खिंचा हुआ कब होगा? अभी मैंने आपको समझाया जब सिलेरी बॉडी की मसल्स रिलैक्स्ड हो, सर्कुलर मसल्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पास का ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्या जरूरी है कि लेंस छोटा और मोटा हो जाए? उसके लिए क्या जरूरी था? धागे लूज पड़े। तो धागे कब लूज पड़ेंगे? जब ये सर्कुलर मसल्स ऑफ द सिलेरी बॉडी क्या हो बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बीच का डायमीटर कम, सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज, लेंस छोटा और मोटा। लेंस छोटा और मोटा हो जाएगा तो उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी तो लाइट रेस कहां इंसिडेंट हो जाएगी, कहां फोकस हो जाएगी? रेटाइना के ऊपर। तो जब नियर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वहां पर लेंस थिक होता है, ज्यादा कॉन्वेक्स होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। और जब हम बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं बच्चों, वहां से पैरेलल रेज आती है, वहां पर सिलेरी मसल्स जो है वो तो होगी रिलैक्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होंगे टाइट या स्ट्रेच्ड, लेंस कैसा हो जाएगा बच्चों? थिन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकोमोडेशन का। ठीक,
तो ये अकोमोडेशन पावर क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और सीलियरी मसल्स भी वीक हो जाती है, वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट एकदम से रिलैक्स नहीं हो पाती। तो आपने देखा होगा 50 की एज के बाद दोनों तरह का चश्मा लगने लग जाता है, पास का भी और दूर का भी। कारण अकोमोडेशन पावर वीक हो गई, सीलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन पावर वीक, लेंस की इलास्टिसिटी कम। तो पास का और दूर का दोनों ही एकदम से प्रॉपर्ली क्लियरली नहीं दिखता है, वो होता है अकोमोडेशन पावर वीक होने के कारण, उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। बच्चों पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। तो वहां पर मल्टीफोकल या बाइफोकल लेंस हम यूज करना पड़ता है, दो तरह के लेंस यूज करने पड़ेंगे, एक दूर का प्रॉपर्ली देखने के लिए और एक पास का प्रॉपर्ली देखने के लिए। बच्चों चलो वापस यहां पर आ जाते हैं, जो हम थ्योरी देख रहे थे इसको खत्म कर लेते हैं आज। तो सिलियरी बॉडी जो है बच्चों, उसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स होती है, जबकि जो आइरिस है वो भी एक पर्दे के जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें दो तरह की मसल्स होती है और उनका क्या रोल होता है वो हम देखेंगे बच्चों कल के लेक्चर में। तो वहां पे पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, मैं आपको चीजें बनाकर लाऊंगा आपके लिए, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो वाइल आइरिस कंटेन्स बोथ सर्कुलर दैट इज स्फिक्टर प्यूपिल एंड रेडियल दैट इज डायलेटर प्यूपिल मसल्स। अभी इस पार्ट को सिर्फ पढ़ के छोड़ दो, समझेंगे कल। ये मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया आपको डायग्राम में बच्चों। द अपर्चर प्रेजेंट बिटवीन आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल व्हिच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज विद द हेल्प ऑफ आइरिस मसल्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे अंदर वाली लेयर न्यूरोसेंसरी ट्यूनिका दैट इज रेटिना रिसीव्स लाइट रेज, तीन लेयर्स होती हैं आउटर टू इनर, हमने तीनों देख ली, रॉड्स एंड कॉन्स, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स। इनका क्या रोल होता है कल के लेक्चर में देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ विजन में बच्चों। ठीक, तो आज के लेक्चर को यही कंप्लीट करेंगे। अब आपका जो डाउट था बेटा पीयूष कि ईयर वैक्स क्या होता है बच्चों, तो ईयर वैक्स कुछ नहीं, आप बोलते हो ना कि एक बार गिजड़ इकट्ठी हो जाती है आपकी आंखों के इनर कॉर्नर पे, दैट इज योर ईयर वैक्स। उसमें अभी जो मैंने आपको ग्लैंड्स बताई थी आपकी आईलिड्स में और इनमें जो ग्लैंड्स होती है बच्चों, इन्हीं के सिक्रीशंस प्लस जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ये सब मिक्स हो आकर जो डेब्रीज एक कलेक्शन बना रही है, वो कलेक्शन जनरली आप जब सोते हो बहुत देर तक, है ना, आपकी आंखें बंद होती है या कोई कचरा वगैरह ज़्यादा घुस जाता है तो यहाँ कलेक्ट हो जाता है आपकी आंखों में, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, इसी को हम ईयर वैक्स कहते हैं। ठीक है, ईयर म्यूकस भी कहते हैं, तो अलग अलग नाम होते हैं इसके। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई डाउट हो बेटा आज के लेक्चर में तो बता सकते हो। बाकी अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ आई बॉल है, जिसमें अब क्या बचा है हमारा, एक तो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन, एक हम देखेंगे डिसऑर्डर्स में, यही बच रहा है और फिर स्टार्ट कर देंगे ईयर। कोशिश ये कि कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ईयर वाला पार्ट तो हम कंप्लीट कर लेंगे। मिसलेनियस के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में एक्चुअली नहीं है, वो फिर अलग से मिसलेनियस एक लेक्चर हम क्रिएट कर लेते हैं, उसमें देख लेंगे बच्चों। आज अभी तक कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, और यदि नहीं है 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप चैट में मेंशन कर सकते हो यदि कोई डाउट हो। यदि कोई डाउट नहीं आता है बच्चों अगले 5 सेकंड में, तो हम लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम ए फ्रेंड मेंटेन मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।